हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सावित्री केसरिया है और जैसे आप जानते हैं ये लुईस थियोरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। टुडे आई विल प्रेजेंट इन हिंदी में प्रेजेंट करूँगी। तो सर आर्थर लुईस जो थे उन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया था 1954 में। 1954 में ये मॉडल आर्थर लुईस ने प्रेजेंट किया था। ये मॉडल कहता है कि जो सरप्लस लेबर है वो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काम आ सकता है या उसे कैसे काम में लिया जा सकता है, इस पर इस मॉडल में चर्चा की गई है लुईस द्वारा, जिसके लिए उन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था थियोडोर मैलर के साथ। बट अभी हम इस थियोरी में जानेंगे कि लुईस क्या कहना चाहता था और कैसे लेबर उसका डेवलपमेंट का सोर्स बन सकता है। इसे ड्यूल सेक्टर मॉडल भी कहा जा सकता है या मॉडल फॉर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसे ड्यूल सेक्टर मॉडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये थियोरी लुईस ने प्रस्तुत की तो उसने बताया कि ये जो थियोरी है ये दो मॉडल के ऊपर निर्भर है। मीन्स उसने बताया कि जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप है, अंडर डेवलप मतलब जिसका विकास नहीं हुआ है या विकासशील है, वो कंट्रीज़ में हम डेवलपमेंट के लिए लेबर का यूज़ कर सकते हैं। और ये कंट्री कौन सी वाली कंट्रीज़ होती है, ये देश कौन से होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन की संख्या अधिक होती है, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और लेबर का सप्लाई अनलिमिटेड होता है। तो ये कंट्री से रिलेटेड है जहाँ पे पॉपुलेशन की संख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए सप्लाई ऑफ लेबर हमें अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है। तो इस मॉडल में लुईस ने कहा है कि एक इकोनॉमी जहाँ पे दो सेक्टर एक्टिव है, तो दो सेक्टर कौन से हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी जिसे उसने नाम दिया है या डुअल सेक्टर इकोनॉमी। एक का से उसने कहा है सब्सिस्टेंस सेक्टर और दूसरा सेक्टर है कैपिटलिस्टिक। अब सब्सिस्टेंस सेक्टर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर या ट्रेडिशनल सेक्टर भी कहा जा सकता है और कैपिटल सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मॉडर्न सेक्टर कहा जा सकता है। उसके इसलिए उसने एक अजम्पशंस बनाया है कि ये जो सेक्टर है सब्सिस्टेंस सेक्टर वो रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल यानी मैन मेड कैपिटल जिसे कहा जाता है, जैसे मशीनरी हो गया, पैसे हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, उसका यूज़ नहीं करता, ज़्यादातर वो यूज़ नहीं करता। और मोस्टली ये जो सेक्टर है सब्सिस्टेंस सेक्टर वो सिर्फ और सिर्फ लेबर पे रिलाई करता है। लेबर मतलब मजदूर वर्ग पे रिलाई करता है, वर्कर्स पे रिलाई करता है और यहाँ पे एबंडेंट क्वांटिटी में लेबर्स की संख्या है और इनका एमपीएल इतनी ज़्यादा संख्या है कि इनका एमपीएल जिसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है इकोनॉमिक में, जो कि होता है एक कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एडिशनल यूनिट, मतलब एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस करने की वजह से आउटपुट में क्या बदलाव आया। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उनकी ज़ीरो हो चुकी है क्योंकि जहाँ एक लेबर की ज़रूरत है वहाँ एक से ज़्यादा या में भी ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादा लेबर को यूज़ का काम से अधिक मात्रा में लेबर को यूज़ किया गया है, तो वो वहाँ पर एमपीएल जो है वो ज़ीरो है। और वेज रेट जो उनका मजदूरी है, वेज रेट वो मोस्टली इन इकोनॉमिक्स वो मार्जिनल प्रोडक्ट के बेस पे होता है, पर इसमें ये सेक्टर में ये एवरेज प्रोडक्ट पे निर्भर है। It is based on wages. Wages are based on average product. और यहाँ की जो
मजदूरों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से और यहाँ का वेज रेट बहुत कम है, जो कहते हैं मार्जिनल वेज रेट है, और वो एवरेज रेट पे, एवरेज प्रोडक्ट पे बेस है। अब आते हैं कैपिटलिस्ट सेक्टर पर। कैपिटलिस्ट सेक्टर जो है वो मॉडर्न सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की प्रोडक्टिविटी एज़ कंपेयर टू सब्सिस्टेंस सेक्टर ज़्यादा है, और ना कि ज़्यादा इसलिए है कि सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, प्लस उनका वेज रेट भी सब्सिस्टेंस सेक्टर से ज़्यादा है। जो यहाँ पे उनको मजदूरी मिलती है वो सब्सिस्टेंस सेक्टर से ज़्यादा। वो कितने % अज्यूम किया है ड्यूइस ने कि ऑन एन एवरेज 30% अबव द सब्सिस्टेंस वेज रेट, उससे ज़्यादा है। तो ये दो सेक्टर का अज़म। यहाँ पे जो है रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल का यूज़ किया जाता है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। दे आर नॉट, मतलब ये जो लोग हैं वो ज़्यादा प्राइवेट कंजम्पशन या जो ज़रूरत के बिना के कंजम्पशन पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे दे आर इन्वेस्टिंग इन रिप्रोड्यूसिबल कैपिटलिस्ट सेक्टर। सो ये दो सेक्टर का उसने पहले हमको वर्णन किया, उसके बाद उसने समझाया कि कैसे यहाँ का जो सरप्लस लेबर है वो माइग्रेट करके यहाँ पर जा सकता है, और ये सेक्टर में वो सरप्लस लेबर का यूज़ हम ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा आउटपुट और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, और इसी तरह कंट्री या देश का विकास हो सकता है। ये इस मॉडल में समझाया गया है। तो हम वो समझेंगे डायग्राम से। पहले इंग्लिश करूँगी। ये OW जो वेज रेट है इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और आई मे से इन कैपिटल सेक्टर। OW वेज रेट इज़, ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर या कैपिटल सेक्टर का वेज रेट है, मजदूरी है। और OA जो कि OW से कम है, 30%, समवेयर अराउंड 30% कम है, तो ये OA सब्सिस्टेंस सेक्टर का वेज रेट है। तो डेफिनेटली जो मज़दूर है या जो लेबरर्स है वो OA से ज़्यादा मिल रहा है उनको 30%, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइग्रेट करने के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आराम से वो आ सकते हैं यहाँ पर। सो एंड ये जो कर्व है हॉरिजॉन्टल इसलिए है क्योंकि ये सजेस्ट करता है परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर। WL कर्व जो है वो परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर को दर्शाता है, क्योंकि इस लाइन से हमको ये पता चलता है कि लेबर इस वेज रेट पे जो कि OA से ज़्यादा है, OW जो OA से ज़्यादा है, इस वेज रेट पे लेबर माइग्रेट करने के लिए इन इलास्टिक वे, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इन्फिनिटली अवेलेबल है। इसीलिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये परफेक्टली इलास्टिक है। लेबर सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक। कितना चाहे उतने लेबरर्स ट्रेडिशनल सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर्स में मूव कर सकते हैं, इसीलिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, परफेक्टली इलास्टिक लाइन। अब ये हो गया सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, WL हो गया सप्लाई कर्व ऑफ लेबर जो कि परफेक्टली इलास्टिक है। एंड दिस लाइन विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग एक प्रेजेंट करता है डिमांड फॉर लेबर एट K1 स्टॉक ऑफ कैपिटल। दिस इज, ये क्या है, डिमांड फॉर लेबर कर्व एट K1 स्टॉक ऑफ कैपिटल, और वहाँ पे लेबर का लेवल कितना है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, OL1। तो OL1 लेबर हम एंगेज कर रहे हैं, OW वेजेस पे कर रहे हैं, और हमारा आउटपुट हो रहा है AEL1O। ये पूरा जो है AEL1O इज़ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय OL1 लेबर। ठीक है, इतना आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अब इसमें से जो OW पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हम लेबरर्स को एज अ वेजेस इंटरप्रेन्योर्स दे रहे हैं। तो ये जो बच गया, ये पूरे आउटपुट में से इतना पार्ट इस कहाँ जा रहा है, वेजेस के स्वरूप में लेबर के पास जा रहा है। तो बाकी जो बच गया ये वाला पार्ट, दिस इज सरप्लस।
सरप्लस इंजॉयड बाय एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्ट ने ये सरप्लस या प्रॉफिट उनको मिलता है ताकि जो वेजेस पे करने के बाद बच जाता है आउटपुट में से। दिस इज अ प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्रेन्योर, जो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है। अब ये प्रॉफिट वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन में यूज़ नहीं करता, दिस प्रॉफिट वो री इन्वेस्ट करता है। री इन्वेस्ट करता है मतलब वापस वो उस प्रॉफिट को बिजनेस या कोई नया पदार्थ या नया फैक्ट्री या नया कारखाना या नया मशीन खरीदने के लिए यूज़ कर रहा है। इट इज़ यूजिंग देम, दिस प्रॉफिट इज गेटिंग री इन्वेस्टेड, मतलब वो प्रॉफिट को वापस वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है, री इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका स्टॉक ऑफ कैपिटल जो पहले K1 था वो K1 से K2 हो जाएगा। स्टॉक ऑफ कैपिटल जो K1 था उससे वो K2 पे चला जाएगा, मीन्स कैपिटल स्टॉक इंक्रीज। अगर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली जब भी हमारे पास ज़्यादा मशीनरी आती है, ज़्यादा फैक्ट्रीज ओपन होती है, वी नीड मोर लेबर्स, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए डिमांड फॉर लेबर का फिर से मूव होके शिफ्ट होके नया डिमांड कर्व बनेगा जो होगा D2 K2। ये है नया डिमांड कर्व एट K2 स्टॉक। नया डिमांड कब आया? नया डिमांड कब इसलिए आया क्योंकि स्टॉक ऑफ कैपिटल K1 से K2 का इंक्रीज हुआ। तो डेफिनेटली अगर हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हमारा डिमांड फॉर लेबर भी इंक्रीज होगा। इसीलिए ये डिमांड कर्व शिफ्ट होके नया डिमांड कर्व D2 K2 आया। और सप्लाई जो कि फिक्स है OW वेज पे, इसीलिए हम फिर से लेबर कितना यूज़ करेंगे? पहले हम OL1 यूज़ कर रहे थे, अभी लेबर विल बी यूज दैट इज OL2 लेबर यूज़ करेंगे, राइट। अब OL2 से हमारा फिर से कितना होगा आउटपुट? फॉर एग्जांपल इसको हम B नाम देते हैं, इसको F नाम देते हैं, तो होगा पूरा आउटपुट OBFL2, जिसमें कि इतना पार्ट ये जो है ये वेजेस के नीचे, वेजेस लाइन के नीचे का पार्ट एज अ वेजेस लेबरर को जाएगा, और जो ऊपर का पार्ट है वंस अगेन इट विल बी क्या? सरप्लस और प्रॉफिट अर्न्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। ये प्रॉफिट वो अर्न करेंगे, और ये प्रॉफिट अर्न करके वो उनके पास ना रखते हुए और पर्सनल कंजम्पशन ना करते हुए इट इज़ अज्यूम बाय लुइस कि ये वो री इन्वेस्ट करेंगे, वापस वो बिजनेस या इंडस्ट्रीज में उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसीलिए अगेन इसी तरह दूसरा लेबर का फॉर डिमांड कब आएगा? दैट इज D3 एंड K3। फिर से कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा री इन्वेस्टमेंट की वजह से, फिर से डिमांड फॉर लेबर बनेगा और फिर से नया एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा L3। सो इस तरह से हमारा जैसे जैसे कैपिटल का स्टॉक बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है री इन्वेस्टमेंट की वजह से। वैसे ही लेबर का जो लेवल है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम L1 टू इट इज गोइंग टू L2, L2 टू L3। सो आउटपुट बढ़ रहा है, कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मीन्स कंट्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एक्सपांड होके डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। ये लुइस कहना चाहते थे। इस तरह से जो सरप्लस लेबर था ट्रेडिशनल सेक्टर का, जिसे सिर्फ OA वेज मिल रहा था, वो ज़्यादा वेज पाने की लालच में या ज़्यादा वेज मिल रहा है, इसीलिए वो सब्सिस्टेंस सेक्टर से या फिर आई कैन से एग्रीकल्चर सेक्टर से माइग्रेट करेगा। जैसे आप लोगों को ज़्यादा सैलरी दोगे तो आप वहाँ पे जाओगे ना, तो सेम वे सब्सिस्टेंस सेक्टर में जो मजदूर है उसे कम वेजेस मिल रहा है, तो उससे थोड़े से भी ज़्यादा उसको कोई ऑफर करेगा तो वो तुरंत वहाँ पे माइग्रेट करने के लिए रेडी हो जाएगा वो सेक्टर में, जिसकी वजह से वो सेक्टर जहाँ पे लेबर की ज़रूरत है वहाँ पे लेबर मूव करके जाएगा, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगा और ये प्रोसेस बढ़ते ही रहेगा। कब तक होगा? जब तक कि सब्सिस्टेंस सेक्टर से कैपिटल सेक्टर तक पूरा का पूरा सरप्लस लेबर यूज़ हो जाता है, तब तक सरप्लस लेबर। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का एक्सपांशन होगा और देश का भी विकास होगा। जिस देश का आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उस देश का ऑफ कोर्स डेवलपमेंट होता है।
ये लुईस कहना चाहता है। अभी इस थियोरी में, रुक जाइए, इस थियोरी में उसने बहुत सारी त्रुटियां की है या बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस किए हैं, क्योंकि जब ये मॉडल लुईस ने दिया उसने सिर्फ ये अज्यूम किया कि MPL 0 रहेगा, जो कि एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। अगर MPL 0 होता है या नहीं होता है, उसके लिए उसने कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं किए। उसने जस्ट अज्यूम किया कि यहाँ के जो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है वहाँ का लेबर अशिक्षित होता है या उनके पास काम करने का कला नहीं होता है, इसीलिए वो MPL बहुत जगह पे 0 होता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये दूसरे इकोनॉमिस्ट ने उनको बताया एम्पिरिकल एविडेंस से कि MPL 0 नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि MPL 0 हो सब्सिडी सेक्टर में। तो उसका बेसिक अजम्पशन था वो थोड़ा अनरियलिस्टिक था कि MPL इन सब्सिडी सेक्टर इज 0, दैट्स वाई दे आर गेटिंग सरप्लस लेबर। उनको सरप्लस लेबर मिल रहा है और वो कैपिटलिस्ट सेक्टर में मूव होने के लिए रेडी है, जबकि माइग्रेशन भी इतना ईजी नहीं होता, लोग जल्दी से मूव नहीं करते। तो ये सारे क्रिटिसिज्म बहुत सारे इकोनॉमिक्स से दिए और लुईस के मॉडल को हम क्रिटिकल एवोल्यूशन हुआ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Thank you everyone.